हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए पॉलिटी। किसके थ्रू? पीवाईक्यूज के थ्रू। ये हमारी कौन सी क्लास है? 8वीं। इससे पहले हम 7 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कौन कर सकता है? तो ये अनुरोध आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई कर सकते हैं। बेसिकली बात यह पूछी गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं तो उनको वापस से यहाँ अ, ऐसा अनुरोध कौन कर सकता है? यहाँ मतलब जज के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कौन कर सकता है? तो ये सीजेआई कर सकते हैं। किसकी अनुमति से? प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से। और जाहिर सी बात है, जिन न्यायाधीश से आपको जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी भी अनुमति होनी चाहिए। और ये अधिकार 128 में है। ठीक है, आर्टिकल 128 में इस बारे में बात की गई। सिमिलर एक क्वेश्चन पिछली क्लास में था जिसमें हाई कोर्ट से जुड़ा मसला था, सेम बात थी। और उसमें ये आर्टिकल 224 है। ठीक है, उसमें भी जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ना ये याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में जो व्यक्ति जिसके आप वापस न्यायाधीश के तौर पे ला रहे हैं, तो वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अनुसार देश के अभिशासन में निर्देशक तत्व मौलिक हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो बात यह है कि डीपीएसपी के बारे में पूछा गया है कि कानून बनाते समय डीपीएसपी का ध्यान रखा जाए और देश के जो अभिशासन में ये तत्व मौलिक है। तो बेसिकली डीपीएसपी आपके मैंने बताया भी था 36 से शुरू ही होते हैं, तो 35 तो हो नहीं सकता। लेकिन 36 से अगर शुरू होते हैं तो 36 में क्या है? 36 में है राज्य की परिभाषा। जैसे इस भाग 4 में डीपीएसपी में जैसे राज्य के लिए जो जो कर्तव्य बताए गए हैं, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि फिर राज्य क्या है? तो राज्य वही है जो मौलिक अधिकारों भाग 3 में राज्य के तौर पे परिभाषित है। ठीक है, और ये जो बात की गई है कि मौलिक सॉरी देश के अभिशासन में निर्देशक तत्व मौलिक है, ये बात 37 में की गई है। ठीक है, 37 में ऐसा निर्देश दिया गया है कि राज्य कानून बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखेगा। 38 में क्या बात की गई है? 38 में कहा गया है राज्य को निर्देश है बेसिकली क्या करने का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने का समाज में, और लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो पहले तो ये जान लेते हैं कि संयुक्त बैठक क्या है। तो संयुक्त बैठक तब कराई जाती है जब संसद के जो दोनों सदन हैं उनके बीच किसी तरह का मतभेद होता है किसी विधेयक को लेकर। तो ऐसी संयुक्त बैठक 1961 में एक विधेयक था, दहेज निषेध विधेयक 1959 का। तो इस विधेयक पर जो मतभेद था उसके लिए एक संयुक्त बैठक बुलाई गई और ये अनुच्छेद 108 के तहत ये प्रावधान है। क्या है कि राष्ट्रपति ये संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो 1961 में ऐसा पहली बार किया गया।
एक और दो चीजें और जान लो, दो बार और किया गया था। 1978 में भी किया गया था एक बार, और एक बार 2002 में कोटा के लिए किया गया था। और 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग, उसका निरसन विधेयक था एक, तो उससे रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट 2000 के माध्यम से इसके तहत उल्लंघनों के अमिश्रण यानी कंपाउंडिंग का प्रावधान है। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ उल्लंघन दे रखा है, एक अपराधों का भी होता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अ, उल्लंघन, एक सेकंड, कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस, ठीक है, और एक होता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये 1770 ए में दे रखा है और ये 63 में दे रखा है। आपसे ये पूछा गया कॉन्ट्रावेंशन, इसी को उल्लंघन बोलते हैं, उल्लंघन, इनका उल्लंघन का आमिश्रण। ठीक है, बेसिकली ये 63 में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि देखो, अ, जैसे कोई छोटे मोटे क्राइम होते हैं, मतलब ऐसे क्राइम जो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, तो अदालत का टाइम बचाने के लिए, अदालत का टाइम वेस्ट ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है कि जुर्माना भर के उस केस को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उस केस को बंद कर दिया जाता है, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो अदालत का समय जाया ना हो, और वो बहुत ज्यादा, मतलब एक कैसे बताया जाए, बहुत ज्यादा हायर डिग्री में नहीं होते वो क्राइम्स। ठीक है, छोटे मोटे मामले होते हैं, उनको जुर्माना भर के निपटा दिया जाता है, केस रफा दफा हो जाता है। और उसी को आप कंपाउंडिंग ऑफ, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं, उल्लंघनों का शमन करके ऐसे दे रखा है लॉ की लैंग्वेज में। तो ये काम किया जाता है, पर इसमें थोड़ी एक शर्त भी है कि अगर आपको एक बार इसके लिए, मतलब ऐसे आप जुर्माना बढ़ गया, और फिर 3 साल के अंदर अंदर आप फिर से कोई इस तरह का काम करते हैं, तो उसके लिए फिर दोबारा नहीं, आपको ये कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन नहीं हो सकता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची के, ये ब्लैंक ब्लैंक देख रखा है ना, तो ये सूचियां दे रखी के तहत कृषि भूमि के हस्तांतरण और संक्रमण का प्रावधान किया गया है। तो देखो, 7वीं अनुसूची में मैं पहले भी बता चुका हूँ, 7वीं अनुसूची में क्या है, विषय, कौन से विषय, और इन विषयों का क्या मतलब है कि 3 सूचियां दे रखी हैं। एक तो आपका केंद्र की है, और एक राज्य की है, और एक समवर्ती सूची है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ जो विषय दे रखे हैं सूची 1 में, उन पे केंद्र को पावर है कानून बनाने की। दूसरा, सूची 2 जो है, उस पे राज्य को पावर है बनाने की। और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र बना देता है तो केंद्र का जो कानून है वो प्रिवेल करता है। अब इसी सूची 2 में प्रविष्टि नंबर 18, ये लैंड से जुड़ी हुई है। तो लैंड के जितने भी मसले होते हैं, उन पे जो कानून बनाने का राइट है, वो एक्सक्लूसिव राइट आपका स्टेट के पास होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो सूची 2 की प्रविष्टि 18 में ऐसा दे रखा है। फिर उसमें लैंड टेन्योर, लैंड और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कृषि भूमि हस्तांतरण, ये जो बात लिखी हुई है, कृषि भूमि के हस्तांतरण और संक्रमण का, ये सब चीजें उसमें दे रखी हैं। अच्छा, इसीलिए यूटी, और यूटी के पास लेकिन ये लैंड राइट्स नहीं होते। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो ऐसा किया गया है 39 डी से, और ये मैं सारे बता भी चुका हूँ पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों का भुगतान भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है? तो भारत की संचित निधि, इसके बारे में 266 आर्टिकल में दे रखा है। अब इस पे किन किन वेतन भत्ते, कौन कौन से वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पे भारत होंगे, इसके बारे में 112 आर्टिकल है 112, उसमें दे रखा है। और उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बता रखा है, मतलब इन इन लोगों के जो वेतन भत्ते होंगे वो
भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। और ज्यादा बात करें तो 3, ठीक है। तो इसमें आपके एक तो राष्ट्रपति हैं, दूसरे राज्यसभा सभापति, अभी आपके वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं तो, और उपसभापति, ठीक है। और कौन है? लोकसभा अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, ये दोनों भी, ठीक है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ के जो जज होते हैं उनके वेतन भत्ते, पेंशन, ये सब भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस संचित निधि पर भारित होने का मतलब ये है कि इस पर मतदान नहीं हो सकता है, ठीक है, संसद में। और कौन है? उच्च न्यायालय, हाँ। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है कि उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनका जो वेतन होता है, ये वेतन तो होता है राज्य की संचित निधि पर भारित, ठीक है। लेकिन उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी जो पेंशन होती है वो होती है आपकी भारत की संचित निधि पर भारित, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये यहाँ पे एक ये मतलब कई बार फंसाने वाला पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा सीएजी हैं, इनके भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यूपीएससी अध्यक्ष, सदस्य, उनके भी वेतन भत्ते, पेंशन, ये सब यहीं भारित होते हैं। जो ऋण भार होता है भारत सरकार पर, ठीक है, वो सब यहीं होता है। तो ये सब चीजें हैं जो संचित निधि पर भारित होती है, ठीक है। तो इसमें से लोकसभा के उपाध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के पास राज्य विधानसभा के उपचुनावों के संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार है? अब देखो, राज्यसभा विधानसभा के क्वेश्चंस, सॉरी, चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 324, ठीक। तो ये इसी के पास अधिकार होता है, ठीक। एक अधिनियम है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, और ये 1951 का है। इसी की एक धारा है 147 और एक है 149, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि राज्य विधानसभा के उपचुनावों से संबंधित मामले हैं, और यहाँ पे लोकसभा के उपचुनावों से संबंधित मामले में अ, राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा, ठीक है। अगर एक एक और है 150, यहाँ पे क्या होता है, आम चुनावों के लिए, तो ये पास पास में तो थोड़ा बता देता हूँ। आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की बात है, तो आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी ईसीआई की सलाह पर, इसकी सिफारिश पर, इसकी सलाह नहीं, सिफारिश पर। ये विधानमंडल के बारे में बात चल रही है, अधिसूचना विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल संबंध, तो ये सिफारिश पर राज्यपाल ये अधिसूचना जारी करते हैं, ठीक है। और एक और देखना चाहो तो 151A, इसमें ये है कि सीट खाली होगी, अगर अगर कोई खाली सीट होती है, सीट रिक्त हो जाती है राज्य विधानमंडल में, तो उस पर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना होगा। और उसमें फिर ये भी है कि अगर 1 वर्ष से कम का कार्यकाल बचा हो तो फिर जरूरी नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1969 में केंद्र राज्य संबंधों पर राजमन्ना समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो ये तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई थी, केंद्र राज्य संबंधों पे थी। 2 और आयोग मैं बता चुका हूँ इससे पहले, तो वो सब बताओ दोनों कौन कौन से थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में दीवानी मामलों में के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रावधान शामिल हैं? दीवानी मामलों में 133 है, और 134 फौजदारी मामलों में, फौजदारी, ठीक है। ये मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो मैं ज्यादा टाइम मतलब करा तो यहाँ पे भी सकता हूँ, पर वही है कि लंबा खींचना हो जाएगा, जो चीज मैं पहले बता चुका हूँ उसमें टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये संबंधित राज्य के राज्यपाल कार्य करते हैं, और ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, तो अब इसमें क्या ही बताना, फैक्ट है सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन, 2018 में किस मामले में किस मामले के माध्यम से
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्रत्येक जिले में बाल अनुकूल अदालतों और अति संवेदनशील यानी कि वनरेबल गवाह अदालतों की स्थापना पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। तो ऐसा हुआ था संपूर्ण बेहरुआ वर्सेस भारत संघ का एक मामला था, 2018 का एक मामला है और इसमें यही चीज थी। तो अभी मैं इसको लंबी कहानी नहीं बताऊंगा, बस इंपॉर्टेंट जान लो। जैसे शीला बरसे के बारे में हमने डिस्कस किया था, 1986 का ये मामला था जिसमें क्या बात कही गई थी कि बच्चों को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए, बच्चों को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए, और किशोर बोर्ड के बारे में बात की गई थी। ठीक है, ऐसे ये केस ये संपूर्ण बरुआ हो गया, और बेहरुआ या बरुआ जो भी है। और एक एमसी मेहता करके केस था बच्चों से जुड़ा हुआ, 1996, जिसमें बाल श्रम के खिलाफ निर्देश थे। ठीक, तो ये थोड़े, क्योंकि आपको सिर्फ टिक करना है तो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, तो फिर ज्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत प्रावधान करता है, अच्छा हाँ यहाँ ब्लैंक होगा, किस धारा के तहत प्रावधान करता है कि कोई भी निरोध आदेश केवल इस कारण से अमान्य या निष्क्रिय नहीं होगा कि उसके तहत निरुद्ध किए जाने वाला व्यक्ति, यानी कि उसके तहत जिस व्यक्ति को डिटेन किया जा रहा है वो व्यक्ति सरकार या आदेश देने वाले अधिकारी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि कोई भी आदेश जो निरोध का आदेश है, कि मतलब इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति को डिटेन किया जाए, ये सिर्फ इसलिए नहीं निष्क्रिय हो जाएगा कि वो देने वाले जो आदेश दे रहा है उस व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, जो अधिकार क्षेत्र की सीमा है तो बाहर है, ऐसा 6 ए में धारा 6 ए, मतलब धारा 6 बेसिकली इसी सब बातों से बात करती है कि कब कब एनएसए का जो एक्ट है, ये एनएसए एक्ट 19 सॉरी एनएसए एक्ट नहीं, एनएसए 1980 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का जो 90 1980 का 1980 का जो एक्ट है, इसकी धारा 6 इसी सब बातों के बारे में प्रावधान करती है कि मतलब कब कब ऐसा आदेश निष्क्रिय नहीं होगा, अमान्य नहीं होगा। ठीक है, हो जाता है यार। धारा 9, धारा 9 के बारे में ये इसके बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। सलाहकार बोर्ड के बारे में बात करता है। ठीक है, और एक और है जो धारा 8 है, जो आधार बताने के बारे में बात करती है कि जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया उसको बताया जाएगा कि मतलब किस आधार पे आपको अरेस्ट किया गया या डिटेन किया गया बेसिकली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकृति में न्याय है? मतलब प्रकृति में न्याय का मतलब है कि ये जस्टिसेबल है, इसको लेके आप कोर्ट जा सकते हैं, न्यायोचित है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार है, ये आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए जहां आए। और राज्य के नीति निर्देशक तो बिल्कुल नहीं है, इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। और ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उस स्थिति से, मतलब यहाँ पे ब्लैंक आएगा, इतने वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं, जिस स्थिति पर मानवाधिकारों का कथित उल्लंघन किया गया है। तो ये मैं बता चुका हूँ पिछली ही क्लास में शायद, या पिछली से पिछली में बताया था। एक वर्ष के बाद अगर आपने कोई, आपके किसी मानव अधिकार का 1 जनवरी को उल्लंघन किया है, तो आप 31 दिसंबर तक ये वाला मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग डील कर सकता है, उसके बाद नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसकी संतुष्टि पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन राशि के परिमाणन और जमा की अनुमति दी जा सकती है? तो ये जिलाधीश, कलेक्टर के, और ये वही LARR एक्ट 2013, इसमें जो धारा 31 से 38 तक जो कलेक्टर की ड्यूटीज है उनके बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहीं पे ये आपके जिलाधीश की ही ये ड्यूटी होती है। ठीक है, और इसके अलावा 38 में ये प्रावधान भी किया गया है कि अगर मुआवजा पूरा या फिर जो पुनर्वास है, पुनर्वास, ठीक है,
ये बेसिक पुनर्वास नहीं हो जाता है, कि इतना नहीं हो जाए कि बिल्कुल कहीं का नहीं रहे आदमी। तो पुनर्वास की जो बुनियादी आवश्यकता होती है वो नहीं पूरी हो जाती है, तब तक आपका जो कलेक्टर साहब हैं वो जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते, उस पर कब्जा नहीं कर सकते। ये 38 में लिखा गया है। तो ये भी थोड़ा याद रखना, ये भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। के एम मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया है? और ये क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में शायद करा है या दूसरी में। उद्देशिका के बारे में बात करता है, जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं। यूपी नगर पालिका सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्ष और महापौर का चुनाव नियम किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? तो ये 2010 में स्थापित किए गए थे। संशोधन अधिनियम आया था, शायद 9वीं बार था। ठीक है, 9वीं बार संशोधन नियम आए थे, तो वही चल रहे हैं 2010 वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि नियम क्या होंगे, इनके चुनाव से संबंधित नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? अब देखो, नाम से स्पष्ट होता है कुछ चीजों में कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, तो ये विदेशी मुद्रा के प्रबंधन से संबंधित होगा। इसका नाम है फेमा। ठीक है, ये 1999 का एक एक्ट है, जिसको 1 जून 2000 से पूरे भारत में लागू किया गया। ठीक है, और इसी के एक्ट से आपको ईडी का नाम सुना होगा आपने। ईडी को जो पावर है वो इसी एक्ट से मिलती है। इस एक्ट में रिप्लेस किसको किया था? फेरा को, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था। अब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसमें क्या था कि इसमें थोड़ी ज्यादा ये कठोर था एक तरह से प्रकृति में। ठीक है, और इसमें ये कठोरता थोड़ी कम है। ठीक है, ये 1973 का कानून था। तो बेसिकली ये 1999 इसका सही उत्तर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में छोड़ दीजिएगा, और अगर कोई सुझाव है जिससे मैं इस क्लास को बेहतर कर सकता हूँ, तो वो भी आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।